मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? बहुलक बनाने की विधि को बहुलीकरण कहते हैं, बहुलकीकरण बोला जाता है या बहुलीकरण, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन, मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। थोड़ा सा मैं इससे पहले बता चुकी हूँ कि किस रिएक्शन के आधार पर हम पॉलीमर को बना रहे हैं, उसके बेसिस पे एक हमने वर्गीकरण भी पढ़ा था। तो पॉलीमराइजेशन जो है वो दो मेथड इसमें आती है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण। नाम से समझ में आ रहा है, योगात्मक बहुलीकरण, जिसमें जितने भी मोनोमर हैं वो सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसको संघनन बहुलीकरण कहते हैं। जैसे मैंने नायलॉन 66 का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें जब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो एक सरल मॉलिक्यूल का निष्कासन होता है। जैसे उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकला था, दो मोनोमर आपस में जुड़े और उन दो मोनोमर के जुड़ने के बीच में से क्या निकला? एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इस आधार पर हम दो तरह से इसको पढ़ते हैं। तो इसमें से हम पहली विधि पढ़ते हैं, योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण में कौन कौन से मोनोमर हो सकते हैं? कौन से हो सकते हैं? जैसे एल्कीन। एल्कीन क्यों लिखा है? क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया जब हम पढ़ते हैं तो योगात्मक अभिक्रिया की एक कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड होना कंपलसरी है। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। एल्कीन है, डाइएल्किडीन है, ये सारे जो मोनोमर्स होते हैं वो मोनोमर्स इस तरह के होते हैं जिनमें बहुबंध हो, जिनमें पाई बॉन्ड उपस्थित हो, ठीक। तो एल्कीन हो गया। मोनोमर कैसे होने चाहिए? या तो एल्कीन होने चाहिए या एल्काइन होना चाहिए, ठीक है। ये इनके मोनोमर होते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है, हम इनको योगात्मक बहुलीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें अभिक्रिया जो हो रही है, जो मोनोमर्स यूनिट जुड़ रहे हैं वो योगात्मक अभिक्रिया के आधार पर जुड़ते हैं। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है? वही एक पाई बॉन्ड ब्रेक होना और दो सिग्मा बॉन्ड बनना। लेकिन इसके साथ एक और क्या चीज़ होती है? जब मोनोमर्स यूनिट जुड़ती है तो जुड़ने के बाद उसमें कोई भी एक सरल मॉलिक्यूल नहीं निकलता। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी मोनोमर्स होंगे, सपोज ए बी ले रही हूँ मैं, तो ये ए बी आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ए बी आपस में जितने भी मोनोमर्स हैं, 20 है, 25 है, वो सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे। इनमें से कोई भी एक मॉलिक्यूल का विलोपन नहीं होगा, ठीक। अब योगात्मक अभिक्रिया जब पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जिनमें बहुबंध होना चाहिए, यानी डबल बॉन्ड कंपलसरी है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक। कार्बन के बीच में मैंने बताया, इसलिए बताया क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ चुके हैं। जैसे आप डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, एल्कीन जो होते हैं वो एल्केन से कम क्रियाशील होते हैं। ये रीज़न पढ़ा था कि क्यों क्रियाशीलता में कमी होने का रीज़न क्या है कि यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने पर वो बॉन्ड प्रबल हो जाता है और आसानी से ब्रेक नहीं होता, ठीक। तो ये जो है ये एल्केन के कंपैरिजन कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील है और हमको बनाना है पॉलीमर। इतने सारे मोनोमर्स जोड़ने, कम क्रियाशील है तो क्रिया कैसे करेगा? और क्रिया ही नहीं करेगा तो हम कह रहे हैं बहुत सारे मोनोमर्स यूनिट इसमें जोड़नी है, तो मोनोमर्स यूनिट कैसे जुड़ेगी? कैसे पॉसिबल है ये? तो क्या होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाए। अब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ हम उसमें एनर्जी डालते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डालने से उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, एक होता है समाक्ष विखंडन, एक होता है विषमाक्ष विखंडन। जब समाक्ष विखंडन होता है तो क्या बनते हैं? मुक्त मूलक का निर्माण होता है, यानी मध्यवर्ती जो बने वो मुक्त मूलक बने। और अगर विषमाक्ष विखंडन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन, यानी एक का आयन पर तो पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बनने से, और ये क्या आसानी से बन जाते हैं? इनके लिए कोई एक ऊपर से हम उत्प्रेरक डाल रहे हैं या कोई भी कंडीशन उसमें डाली जा रही है, तब इनका निर्माण होता है, जब क्रिया आसानी से नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा है
मुक्त मूलक क्रियाविधि जब आपने पढ़ी थी, एक अपने पढ़ा था परऑक्साइड प्रभाव, मार्कोनिकॉफ नियम पढ़ा था, एक था एंटी मार्कोनिकॉफ नियम और एक था मार्कोनिकॉफ नियम। जब एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगाया तो क्रिया मुक्त मूलक के अकॉर्डिंग हमने करी थी एक, ठीक है। तो उसे मुक्त मूलक बना था, तो आपने क्या देखा कि हमने एक एरो पे क्या लिखा था, एरो पे हमने कंडीशन क्या लिखी थी, परऑक्साइड होना चाहिए। यानी वो परऑक्साइड क्या कर रहा था, उसके बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था और मध्यवर्ती क्या बन रहा था, उसमें मुक्त मूलक बन रहा था। इसी तरह से अगर मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनता है और उसके बाद मोनोमर्स यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो वो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण हो जाएगा। और यदि मध्यवर्ती कार्बोकेटायन और एनायन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आयनिक बहुलीकरण, ठीक है। मुक्त मूलक दो मध्यवर्ती बन सकते हैं, एक तो हम क्या कहते हैं कि मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब मुक्त मूलक का निर्माण क्या ऐसे ही हो जाता है, हमको क्या करना पड़ता है, कोई सक्रिय क्रियाकारक उसमें डालना पड़ता है। उत्प्रेरक डाला जा सकता है जो उसको क्या कर दे, उसको सक्रिय करके खुद अलग हो जाता है। तो मुक्त मूलक में आपने देखा, जैसे मैंने अभी परऑक्साइड का एग्जांपल दिया, तो परऑक्साइड प्रभाव अपन ने देखा था, बेंजोइल परऑक्साइड के HO की प्रेजेंस में हमने HBr से रिएक्शन कराई थी एल्कीन की, ठीक है। तो मुक्त मूलक वहाँ पे बना। अब मुक्त मूलक क्यों बना, क्योंकि हमने परऑक्साइड डाला, यानी कि जो मोनोमर है वो मोनोमर यूनिट तो आपस में जुड़ रही है, लेकिन उन मोनोमर के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सक्रिय करने के लिए कोई ना कोई ऊपर से हम उत्प्रेरक डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ उसमें एनर्जी दी जाती है, ठीक है। तो वो मुक्त मूलक क्या करेंगे, उसका मध्यवर्ती बनाएंगे, या तो वो क्या करेंगे, जो हमने क्रियाकारक उत्प्रेरक लिए हैं वो क्या करेंगे, वो या तो मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं या कार्बोकेटायन और एनायन जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटायन में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बो एनायन में कौन सा हो गया, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को हम एक साथ क्या बोल सकते हैं, आयनिक बोल सकते हैं। ये क्या हो गई, आयनिक स्पीशीज हो गई। और ये क्या हुई, मुक्त मूलक, जो एक फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाते हैं। अगर योगात्मक बहुलीकरण मुक्त मूलक के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी मुक्त मूलक पहले बन रहा है और फिर मोनोमर्स यूनिट आपस में जुड़ रही है, तो वो क्या हो गया, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। अगर कार्बोकेटायन और एनायन बने हैं उसके बाद योगात्मक बहुलीकरण हो रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया, आयनिक बहुलीकरण, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्या होता है, इसमें किस तरह से पहले मुक्त मूलक बनते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण 3 पदों में पूर्ण होती है। पहला पद है इसमें श्रृंखला प्रारंभन पद। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने उत्प्रेरक लिया है या जो एक सक्रिय कारक लिया है वो सक्रिय कारक क्या करता है, मुक्त मूलक का निर्माण करता है। और मुक्त मूलक की अभिक्रिया आपने पढ़ी है, उसमें एक क्या कंडीशन होती है, या तो उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होनी चाहिए या हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो श्रृंखला उससे क्या होता है, वहाँ पे सबसे पहले मुक्त मूलक का निर्माण होता है। वो मुक्त मूलक जो सबसे पहले बना है ना, जो भी हमने एज ए उत्प्रेरक लिया है वो जो भी बना है वो क्या करेगा, पहले उस क्रिया में मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। अब वो मुक्त मूलक जो भी हमने मोनोमर लिया है उस मोनोमर से क्रिया करता है और एक बड़ा मुक्त मूलक बनाता है। और इस तरह से मुक्त मूलक का संचरण, सेकेंड स्टेप है इसमें श्रृंखला संचरण पद, और वो संचरित होते रहते हैं बार बार। उसमें मुक्त मूलक जितने भी मोनोमर्स यूनिट है वो मोनोमर्स यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाती है, सब मुक्त मूलक में कन्वर्ट हो जाती है। श्रृंखला प्रारंभ समापन पद तीसरा पद है श्रृंखला समापन पद। समापन पद में क्या होता है कि वो जितने भी मुक्त मूलक बने हैं वो मुक्त मूलक आपस में जुड़कर एक योगात्मक बहुलक बना लेते हैं, बहुलक का निर्माण कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम इसको देखते हैं, मुक्त मूलक क्रियाविधि किस तरह से होती है। पहला पद जो हमारा है मुक्त मूलक निर्माण, जो पहला पद लिखा था वो क्या है, श्रृंखला प्रारंभन पद। प्रारंभन पद में क्या होता है, मैंने बताया था कि जब अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है यानी मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है कि जो भी उत्प्रेरक लिया है वो उत्प्रेरक
प्रेरक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है। जैसे परऑक्साइड, मैंने एग्जांपल लिया था बेंजोइल परऑक्साइड का, यहाँ पे परऑक्साइड लिया है। परऑक्साइड क्या है? जब ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड होते हैं तब उसे परऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो परऑक्साइड जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण अंक भी इसका अलग होता है। तो परऑक्साइड में क्या होता है, जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या फिर इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यहाँ इन ऑक्सीजन के बीच का परऑक्साइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। ब्रेक कैसे हुआ? समाक्ष विखंडन, दोनों की नेगेटिविटी क्या है? बराबर। यहाँ पे विखंडन होता है समाक्ष विखंडन से एक RO अलग हो गया, एक RO अलग हो गया, यानी 2 RO मुक्त मूलक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग करिए वो इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। अलग होने पर यहाँ पर 2 RO, ये 2 मॉलिक्यूल बने RO के, है ना, ये यहाँ से समक्ष विखंडन हुआ था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ये क्या बन गए? मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। क्या बोला इसको? फ्री रेडिकल। अब जो पहले फ्री रेडिकल बना है वो फ्री रेडिकल जो हमारा मोनोमर है, जैसे मैंने एथीन का एग्जाम्पल लिया है, जो मोनोमर है उस मोनोमर से जुड़ता है। अब मोनोमर में क्या है? पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका एक ये बॉन्ड यहाँ पर समाक्ष विखंडन हो गया। तो अब ये जो समाक्ष विखंडन हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से ये अलग हो रहे हैं। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस एक RO से जुड़कर ROCH2 हो गया। इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन और बचा है इस कार्बन का, क्योंकि ये अपने अपने इन दोनों के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है एक, वो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पर जो मुक्त मूलक बना है वो मुक्त मूलक से 2 इलेक्ट्रॉनों से जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन था और ये एक CH2 के ऊपर जो ये समाक्ष विखंडन के दौरान यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया उससे ये जुड़ गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन और बचा था, वो किस कार्बन का था? इस कार्बन का, तो इस कार्बन पे क्या आ गया? मुक्त मूलक। यानी फर्स्ट क्या हुआ कि पहले तो जो हमने सक्रिय कारक लिया है एक्टिवेटेड करने के लिए एक जो ग्रुप लिया है जिसे परऑक्साइड लिया है, उस परऑक्साइड का मुक्त मूलक बना और उस मुक्त मूलक ने मोनोमर यूनिट से क्रिया करके मोनोमर यूनिट्स को सक्रिय करके, ठीक है, वो क्या करता है? सक्रिय करता है। क्रिया करके तो क्या हम ये क्या ले रहे हैं? एज ए कैटलिस्ट ले रहे हैं, तो ये कैटलिस्ट तो वापस हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या कर देता है? वो सक्रिय कर देता है। अब हमने तो यहाँ पे देखा एक छोटा मुक्त मूलक बना, अब ये एक बड़ा मुक्त मूलक बना। इसी तरह से अब वापस ये जो मुक्त मूलक हमारे पास यहाँ पे प्राप्त हुआ था, ऐसे ये 2 अलग अलग है। मैंने यहाँ पर RO 2 मॉलिक्यूल लिखे, 2 मोल लिखे, यहाँ मैं एक का बता रही हूँ। इसी तरह से वो दूसरा भी कर रहा है, दूसरे एथीन मॉलिक्यूल से एथीन मोनोमर से रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक मोनोमर जो हमारा यहाँ पे मुक्त मूलक प्राप्त हुआ वो मोनोमर ये है। अब ये जो मोनोमर है, दूसरा जो ये जो मुक्त मूलक है, ये मुक्त मूलक दूसरा जो हमारे पास मोनोमर है वो मोनोमर से क्रिया करता है और क्रिया करके एक बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है। कैसे? देखो यहाँ पे इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वही जैसे हमने यहाँ बताया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ये पाई बॉन्ड समाक्ष विखंडन हुआ और इसका एक इलेक्ट्रॉन यानी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। पहले क्या था? CH2 2 थे हमारे पास, ये देखिए 2 CH2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन लग रहा था। अब वो इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर बॉन्ड बन गया और इधर वाला जो ये इलेक्ट्रॉन था इस कार्बन का, ये इस कार्बन के पास ही रहा, तो ये एक बड़ा मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। फिर ये जो मुक्त मूलक बना है ये N मॉलिक्यूल, जैसे हमने यहाँ पे इसको ज्वाइंट करा है, ऐसे हम जितने चाहें उतने मोनोमर्स इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ
यहाँ पर n लिखा है नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट के लिए। तो जितने भी हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, हम 4 कर रहे हैं तो होल 4 आ जाएगा, 5 कर रहे हैं होल 5 आ जाएगा, जितने भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इतना था 1 2, आर ओ के साथ कितने हैं 1 2 3 4 कार्बन। तो यहाँ पर 4 कार्बन और फिर इसमें n मोनोमर एथीन के और जुड़ रहे हैं, तो मैंने इसको ब्रैकेट में n कर दिया और लास्ट जो है ये एक फ्री मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया श्रृंखला संचरण। प्रारंभ में क्या हुआ, केवल यहाँ पर जो हमने सक्रिय कारक लिया था उस सक्रिय कारक का मुक्त मूलक बना, उस मुक्त मूलक ने दूसरा जो पहला मोनोमर है स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, पहला मोनोमर है उससे क्रिया करके यहाँ पर एक मुक्त मूलक का निर्माण करा। फिर सेकंड जो हमारा संचरण पद है, श्रृंखला संचरण पद, उस संचरण पद में मोनोमर्स यूनिट जुड़ती चली गई। जितने भी मोनोमर्स थे 15 है तो 15, 20 है तो 20, 15 जितने भी है वो मोनोमर्स यूनिट जुड़ती चली गई और बड़ी मुक्त मूलक की चैन तैयार हो गई। तो उसको क्या बोला, संचरण पद। अब संचरण हो गया, बहुत सारे जितने भी हमारे पास मोनोमर थे वो सारे मोनोमर्स जुड़ गए और मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या होता है, जो ये यहाँ पर मुक्त मूलक बने हैं, ये मुक्त मूलक श्रृंखला समापन पद में जाते हैं और श्रृंखला समापन पद 4 प्रकार का होता है। पहला पद जो है इसमें युग्मन, कपलिंग जिसको बोलते हैं, युग्मन नाम से समझ में आ रहा है, युग्मित हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला था कि 2 RO, यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट मूलक बने थे वो RO यानी मुक्त मूलक कितने बने थे, 2 बने थे। मैंने एक का यहाँ पर युग्मित करके बताया था, जोड़ के बताया था एथीन को, तो ऐसे ही दूसरा भी करता है। तो वो जो दोनों श्रृंखला जो अलग अलग मुक्त मूलक बना रही है वो दोनों आपस में जुड़ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा है जो एक RO ने बनाया है और ये दूसरा RO ने जो बनाया है, ये दोनों आपस में बॉन्डेड हो जाती है। यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये दोनों आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन देखो, ये मैंने CH2 होल n लिखा है, फिर ये वाला CH2 और फिर इस CH2 से ये वाला CH2। तो यहाँ पर ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं इन्होंने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ये सब आपस में जुड़ गए। अब हमने जो OR लिया था परऑक्साइड, वो क्या था, एज ए कैटलिस्ट था, तो कैटलिस्ट तो वापस हमको मिल जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये RO और यहाँ से ये RO दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ROOR, जो हमको पहले पद में लिया था हमने, पहले पद में वही हमको वापस प्राप्त हो जाता है और जितनी भी मोनोमर्स यूनिट है वो आपस में जुड़ जाती है। इस तरह से बहुलक का निर्माण हो जाता है। इसके बाद सेकंड जो भी प्रकार है वो क्या है, दूसरा प्रकार है डिस्प्रोपोर्शनेशन, असमानुपातन। असमानुपातन नाम से समझ में आ रहा है असमान, और असमानुपातन में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वो असमानुपातन होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन स्थानांतरित होते जाते हैं। हाइड्रोजन जो यहाँ पर है वो हाइड्रोजन स्थानांतरित होते जाते हैं। जब हाइड्रोजन स्थानांतरित होते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। देखिए कैसे, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है और ये दूसरा RO से जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो लिया है। ठीक है, उसके N मॉलिक्यूल और इसके N मॉलिक्यूल। अब यहाँ तक तो देखिए आप ये सेम है। अब यहाँ का हाइड्रोजन ये एक मैंने कम कर दिया, यहाँ क्या लिखा है CH। जब यहाँ CH करते हैं तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब डबल बॉन्ड आए, यहाँ का H रिप्लेस हुआ, यहाँ से H निकला, वो कहाँ जुड़ गया, इन दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन से लेकर यहाँ पर CH3 हो गया। जो CH2 था उन 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर ये CH3 बन गया। CH3 फिर CH2, इस तरह से ये पूरी की पूरी यूनिट ऐसे की ऐसे ही। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होगा, अगला मॉलिक्यूल भी इस तरह से जुड़ेगा, फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन स्थानांतरित होते जाते हैं आगे से आगे चेन में। तो एक प्रकार
ये है समापन पद का तीसरा प्रकार। पढ़ते हैं अब श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण में क्या होता है, चेन ट्रांसफर में, कि यहाँ पर कुछ विलायक लिए जाते हैं जो हाइड्रोजन जो चेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे RH क्या होता है, एल्केन, ठीक है, ये यहाँ पर लिया है। अब जो मुक्त मूलक बन रहे हैं वो मुक्त मूलक से ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होता है समाक्ष विखंडन से, ठीक। तो यहाँ R के पास है 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड होकर CH3 बना लेता है और R मुक्त मूलक यहाँ पर रह जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अब इसकी वैलेंसी लास्ट में कंप्लीट हो गई तो क्या हो गई, श्रृंखला समाप्त हो जाती है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने पर श्रृंखला समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये अभिक्रिया इसमें देखो आप, ये विलायक जब डाला जाता है तब यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होता है कि हम जब प्रारंभिक पदार्थ जो लेते हैं, धीरे धीरे जब रिएक्शन होती है तो उस प्रारंभिक पदार्थ की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभिक्रिया का वेग भी धीमा हो जाता है, वेग कम हो जाता है और उस जगह पर मुक्त मूलक का निर्माण होना भी क्या हो गया, कम हो गया। और कम होने पर अब ये क्या करते हैं, ये अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ये H ट्रांसफर करके इस मुक्त मूलक को ही बनना रोक देते हैं और श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसको बोला है श्रृंखला स्थानांतरण। चैन स्थानांतरित हो जाती है, जो चैन बनती जा रही थी वो चैन बनना बंद हो जाती है। इसको बोला है चैन ट्रांसफर, चैन श्रृंखला स्थानांतरण। नेक्स्ट है निरोधक, इनहिबिटर्स। यहाँ पर क्या होता है, जो पॉलीमर चैन है वो पॉलीमर चैन जो बढ़ रही है, जो धीरे धीरे करके छोटी से बड़ी हो गई, वो जो पॉलीमर चैन जो बढ़ रही है, उस बढ़ रही चैन में कुछ इनहिबिटर्स जोड़ दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, निरोधक, मतलब उसको बॉन्ड, मतलब अब आगे वो नहीं बनने देंगे उसको, उसकी जो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी इसलिए वो पॉलीमर चैन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, तो वो उसको सेटिस्फाई कर देते हैं और वहीं पे मुक्त मूलक को बनते बनते रोक देते हैं और वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है चैन, और चैन सेटिस्फाई होकर वहाँ पे वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो ये निरोधक जो होते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन है, हाइड्रोक्विनोन है, और भी कुछ होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो मैंने नाइट्रोबेंजीन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोबेंजीन इस चैन, जो चैन बढ़ रही थी मुक्त मूलक की, उस चैन को यहाँ अपने साथ जोड़ लेती है। जोड़ने पर उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होकर वहाँ पर वो आगे बढ़ना बंद हो जाती है और वहीं पे जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर अब ये बॉन्ड वही यहाँ पर मुक्त मूलक बना, ये इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन ये जो था इसके एक इलेक्ट्रॉन से जुड़कर क्या हो गया, OP यहाँ पर जुड़ गया, और इस तरह से ये जो पॉलीमर चेन जो आगे बढ़ रही थी वो वहाँ पे बॉन्डेड होकर सेटिस्फाई हो गई और सेटिस्फाई होकर उस चेन को उसने आगे रोक दिया। तो ये सारी जो थी समापन पद में आते हैं।